नमस्ते विद्यार्थियों। आइए आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम कक्षा 2 इसका पाठ 1 पहली कविता है ऊंट चला, इसको पढ़ते हैं। बच्चों, बहुत ही बढ़िया कविता है, बहुत सरल है। आइए हम इसको पढ़ते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। देखिए, कविता पढ़ने से ही हमें प्रतीत हो रहा है कि ये कविता विशेष रूप से बच्चों के गाने लायक है और बच्चे इसका खूब आनंद लेते हैं। लेकिन हम आपको इस पाठ का भावार्थ और इसके प्रश्नोत्तर पर ज्यादा ध्यान देंगे और कविता को भी सस्वर पाठ पढ़कर सुनाएंगे। फिर से पढ़ते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, हिलता डुलता ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, बालू है तो होने दो, बोझ ऊंट को ढोने दो, नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, इतना ऊंचा ऊंट चला। जब थक कर बैठेगा ऊंट, जब थक कर बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, किस करवट बैठेगा ऊंट, बता सकेगा कौन भला, ऊंट चला भाई ऊंट चला, ऊंट चला भाई ऊंट चला। बस बच्चों, ये छोटी सी आपकी कविता है। पूरी कविता हमने पढ़ी। इस कविता की खास बातों पर तुरंत ध्यान देते हैं और फिर प्रश्नोत्तर। इस कविता में देखिए, आप देख रहे ऊंट, ऊंट का जो ये इस उभरा हुआ भाग है, ये इसकी पीठ कहते हैं इसको। पीठ उठाए ऊंट चला, ठीक है ना। और गर्दन बहुत ऊंची होती है। ऊंट की क्या विशेषताएं हैं? पहली बात तो ये है कि इसकी गर्दन बहुत ऊंची होती है, फिर इसकी पीठ बहुत ऊंची होती है, इसलिए बहुत ऊंचाई पर रहता है। फिर इसकी कविता को पढ़ने से हमें क्या पता चल रहा है, देखते हैं। ऊंट चला भाई ऊंट चला, है ना। एक तो ये जब चलता है तो हिलता डुलता बहुत है। आपने कभी भी ऊंट को चलते हुए देखा होगा तो ऊंट तो हिलता डुलता ही, ऊंट के ऊपर जो बैठा है ना, वो भी जबरदस्त इधर से उधर तक हो जाता है हिलने डुलने में। पूरा ऐसे झोंके खाते हुए, झोले खाते हुए, झूले की तरह आनंद लेते हुए ऊंट पे सवारी की जाती है ना। आगे देखो बच्चों कि इतना ऊंचा ऊंट होता है कि जब ये चलता है तो इसकी गर्दन बहुत ऊंची और इसकी पीठ बहुत ऊंची होती है, और वो पीठ को उठा करके चलता है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो गर्दन आपने देखी और इसकी पीठ देखी, और जब इसको चलाते हैं या सवारी करते हैं ऊंट की, तो इसको अच्छे से देखो कैसे इसको भी सजा दिया जाता है, कुछ कपड़ों से और कुछ विशेष प्रकार के आभूषणों से ऊंट को सजा दिया जाता है। विशेष प्रकार के वस्त्र से इसको सजा दिया जाता है, जिसके ऊपर सवारी बैठकर आगे बढ़ती है। देखो, और ऊंट का और क्या काम है, आगे आ रहा है। ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ चलता है, कहाँ पाया जाता है? बालू जहां होती है, बालू होती है रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में जो बालू रेत होती है बहुत बारीक होती है, और वहां पर छोटा मोटा जानवर तो उसके अंदर धंस सकता है, दब सकता है, लेकिन ऊंट इतना ऊंचा होता है और इसके जो पैर होते हैं वो ऐसे स्पंज वाले गद्देदार होते हैं, जो बालू में भी बहुत अच्छी तरह से उसको चलने लायक बनाते हैं। तो बालू होती तो होने दीजिए, उसके जो गद्देदार पैर है उनकी वजह से बालू की कोई परवाह नहीं करने की जरूरत है, ऊंट उस पर आसानी से चल सकता है। ये इस कविता की इन पंक्तियों का मतलब है।
फिर आगे है कि बोझ ऊंट को ढोने दो, बालू है तो होने दो, बालू की तो परवाह नहीं करना है। लेकिन यहाँ ऊंट का मुख्य काम क्या बताया है? ऊंट बोझा ढोता है। जहां रेगिस्तान में कई किलोमीटर तक बच्चों, बहुत दूर दूर तक कोई भी साधन नहीं जा सकता, वहां पर आवागमन का और सामान को लाने ले जाने का साधन केवल ऊंट होता है। और ऊंट के ऊपर आप 1 क्विंटल, 2 क्विंटल तक, 3 क्विंटल तक अनाज हो, सामान हो, बर्तन हो, घरेलू सामान हो, वो सब लाद दो और आप भी बैठ जाओ तो ऊंट आपको उस रेगिस्तान में आसानी से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाता है ना। यहाँ ढोने की बात कही, ढोने का मतलब है एक जगह से उठाकर दूसरे जगह तक ले जाना, उसको बोलते हैं ढोना। ठीक है, ये ढोना शब्द है। तो बोझ ऊंट को ढोने दो, यानी बोझ जो रख दिया गया है ऊंट पर, उसे उसको ले जाने दो, है ना। क्यों ले जाने दो? क्योंकि बालू में यह फंसेगा नहीं। बालू रेत में भी ये गद्देदार पंजों पैरों की वजह से आसानी से चलेगा, बालू में भी चल सकता है। में भी का मतलब है यानी बाकी जमीन पे तो चलता ही है, लेकिन बालू में भी ये अच्छे से चलता है। लेकिन जब ये ऊंट थक जाएगा तो क्या करेगा? जब थक जाएगा तो ये बैठेगा, और जब ये बैठेगा तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये किस तरफ बैठेगा, ये किसी भी तरफ करवट ले सकता है। इसलिए कहते हैं ना कि जिस तरफ ऊंट करवट लेता है उस तरफ किसी को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उस तरफ आप दब भी सकते हैं, आपको चोट लग सकती है। इसलिए ये मुहावरा भी है, किस करवट बैठना, है ना। ऊंट के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई अंदाज नहीं लगा सकता। इसलिए ऊंट के आसपास उस समय नहीं रहना चाहिए जब ऊंट बैठता है या बैठने की कोशिश करता है। तो इस कविता की जो पंक्तियां थी, उनका भाव आपको समझाने के लिए विशेष रूप से ये वीडियो मेरे द्वारा बनाया गया है। इसके कुछ प्रश्नोत्तर पर बच्चों विचार करते हैं। आइए, पहले तो ये कविता पढ़कर मजा लो। तो हमने मजा ले लिया है, और एक बार चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। अब जल्दी जल्दी बोलकर अपन ये शब्द देखते हैं कि कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। ये है। अब इसको बार बार सुनोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, आपकी जीभ लड़खड़ा सकती है। कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची। आप भी बोल के देखिए, आपको मजा आएगा। और आपकी जीभ लड़खड़ाए तो फिर बोल के देखना। देखो, रेगिस्तान के बारे में बच्चों बताया है यहाँ पे कि ऊंट रेगिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। देखिए, ये रेगिस्तान है, बड़े बड़े जो ये आपको दिख रहे हैं ना पहाड़ जैसे, ये पूरे पूरे रेत ही रेत के टीले हैं। जब भयंकर तेज हवा चलती है तो फिर से कहीं जहां टीला है वहां पर गड्ढा भी हो सकता है, और रेत उड़ उड़ करके दूसरी जगह जाके वहां पर जो है वापस से एक पहाड़ बना सकती है। इसलिए इस रेगिस्तान में ऊंट, बालू रेत वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर ऊंट ही चल सकता है, दूसरे साधन बहुत कम होते हैं। बालू रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है आपको ये मालूम होना चाहिए। देखो बच्चों, बालू रेत जहां पर बड़ी बड़ी नदियां होती है वहां पर बालू रेत मिलती है। समुद्र के किनारे बहुत दूर दूर तक बालू रेत मिलती है। और रेगिस्तान का जो क्षेत्र रहता है, जैसे राजस्थान में का जो और पाकिस्तान के बीच का जो हिस्सा है, वहां का जो क्षेत्र है वहां पर ऊंट से आवागमन होता है, वहां पर भी रेत ही रेत पाई जाती है रेगिस्तानी क्षेत्र में। अब बताइए, ऊंट कितना ऊंचा होता है? हाथी जितना होता है, कि तुम्हारी कक्षा जो क्लासरूम है उसकी दीवार के इतना ऊंचा होता है, या बिजली के खंभे जितना? आपको ईमानदारी से सोचना है कि बिजली का खंभा तो बहुत ऊंचा होता है ना। हाथी की ऊंचाई भी बहुत होती है, लेकिन हो सकता है हाथी की ऊंचाई के बराबर ऊंट हो, तुम्हारी क्लास की दीवार के बराबर भी हो, आपको सोचकर बताना है। मोटा कितना होता है? हाथी कितना मोटा है होता है? क्या अपनी माँ के संदूक जितना होता है, या पहाड़ जितना, या ऊंट जितना?
इसको आपको समझकर आंसर बताना है। चींटी कितनी छोटी होती है ना। देखो पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, ऊपर के प्रश्न पे अगर हम ध्यान दें तो हाथी कितना बड़ा होता है, देखने में तो पहाड़ जैसा ही लगता है, लेकिन माँ के संदूक और ऊंट दोनों से जरूर बड़ा होता है, इसलिए आप पहाड़ जितना भी लिख सकते हैं। चींटी कितनी छोटी होती है, चीनी के दाने के बराबर, चावल के दाने के बराबर, इलायची के दाने के बराबर। अब देखिए कि किसका दाना सबसे छोटा होता है, उतनी ही छोटी चींटी होती है। ऊंट से ऊंची चीजों के नाम पर अपने को गोला लगाना है जो ऊंट से भी ऊंची है। बिजली का खंभा यहाँ ऊंट से ऊंचा होता है तो यहाँ आप गोला लगाएंगे। आम का पेड़ भी ऊंट से ऊंचा होता है, बचिया नहीं हो सकती। कक्षा की छत भी ऊंट से ऊंची होती है। हाँ, हाथी ऊंट से ऊंचा कई बार नहीं भी होता है। ठीक है। ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? अब ऊंट के नीचे से आप बताइए कि बच्चे भी निकल सकते हैं, गाय बैल बकरी भेड़ ये भी निकल सकते हैं, है ना। विशेषकर जो छोटे छोटे पशु होते हैं वो गाय के नीचे से निकल सकते हैं। बछड़ा निकल सकता है, बकरी निकल सकती है, भेड़ निकल सकता है, बच्चे निकल सकते हैं, बड़े भी निकल सकते हैं। किन किन चीजों की मदद से ऊंट पर चढ़ोगे? लोग ऊंट पर चढ़ने के लिए स्टूल भी लगाते हैं और सीढ़ी का इस्तेमाल भी करते हैं, बेंच भी लगाई जा सकती है। अगर आपको ऊंट पे चढ़ने का मौका मिले तो आप इनमें से किन चीजों की मदद लोगे? इसका उत्तर आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। बताओ। इसमें दिया गया है कि ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊंट चला। तो ऊंट पीठ उठा करके चलता है, हाथी क्या उठा करके चलेगा? हाथी सूंड उठा करके चलेगा। और क्या उठा के चल सकता है ये आपको लिखना है। टीचर जी क्या उठा के चलेंगे? टीचर जी अपनी किताब उठा के चल सकते हैं, चौक डस्टर उठा के चल सकते हैं, और अगर उनके पास मारने की छड़ी है तो वो भी उठा कर चल सकते हैं। लेकिन आजकल बच्चों को मारना, उन पे हाथ उठाना बिल्कुल मना है, इसलिए आजकल आपको मास्टर जी या टीचर जी छड़ी उठाकर कहीं भी नहीं मिलेंगे। पिताजी क्या उठाकर चलेंगे? पिताजी अपनी जो उनकी भी छड़ी हो सकती है। पिताजी अपना और क्या उठा के चल सकते हैं? भुजाएं उठा के चल सकते हैं, हाथ उठा के चल सकते हैं, सिर उठा के चल सकते हैं। ये आपको लिखना है कि आप अपने हिसाब से इसमें क्या क्या सोचते हैं। शेर क्या उठाकर चलेगा? ये आपको विचार करके बताना है। दादाजी क्या उठाते हैं? दादाजी अपनी जो लाठी है वो उठाकर चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें देखिए हमने बहुत सारे प्रश्नों पे इस पे विचार किया। आगे यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, इनको बोलकर देखना है और मिलते जुलते सही खानों में आपको लिखना है। जैसे ऊंट के नीचे जूट लिख सकते हैं, सूट मिलता जुलता है तो जूट और सूट ऊंट के नीचे लिखेंगे। बालू के नीचे बड़े ऊ की मात्रा है तो यहाँ बड़े ऊ की मात्रा देखिए कहाँ पर है, आलू में और चालू में है, तो बालू के नीचे आलू चालू लिख सकते हैं। फंस में ऊपर चंद्र बिंदी लिखी हुई है तो चंद्र बिंदी आप देखिए कौन से अक्षरों में है, कौन से शब्दों में है, ये धस और हंस में है तो ये दोनों फंस के नीचे लिख देंगे। चला में आ की मात्रा है और ला है तो ला कौन कौन से इसके अंत में है, गला के अंत में है और भला के अंत में है, तो आप गला और भला लिख सकते हैं। और इसी तरह जब के अंत में ब है तो तब और कब आप जब के नीचे लिख देंगे। ऐसे ही और शब्द आप सोचकर लिख सकते हैं। ये तो केवल उदाहरण के लिए दिए हैं और ये उदाहरण इसलिए बच्चों, आप जब इस तरह के ज्यादा से ज्यादा शब्द किताब में भी देखकर लिख सकते हो, सोचकर भी लिख सकते हो, और जब ये लिखने का शब्दों का अभ्यास करेंगे तो आपकी भाषा बहुत मजबूत होगी। आप ज्यादा से ज्यादा शब्द सीखेंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर लिखने की क्वालिटी आपकी बहुत सुधर जाएगी और आप भाषा के बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। आइए अक्षर की बात करते हैं। कविता में ब से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? उनके नीचे आपको रेखा खींचना है यानी अंडरलाइन करता है। और तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द लिखना है।
देखो पहला प्रश्न है ब से शुरू होने वाले शब्द। जैसे बोझा शब्द है, बोझ उठाते उठ चला, तो ये ब से शुरू होता है। बालू है तो होने दो, बालू भी ब से शुरू होता है। तो जो भी शब्द के पहले में ब है, चाहे उसमें कोई मात्रा लगी हो, बोझा में ओ की मात्रा है और बालू में आ की मात्रा है, तो लेकिन है तो ब शुरू में है ना, इसलिए ऐसे जितने भी शब्द है आप सब ब से शुरू होने वाले शब्दों को यहाँ पे लिखेंगे। और तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? मान लो तुम्हारा नाम अक्षर है और पहला अक्षर अ है, तो उस अक्षर से 4 शब्द बनाना है ना। मान लीजिए तुम्हारे पहले शब्द का और तुम्हारे नाम का जो पहला अक्षर है अ है, तो आप 4 शब्द और बनाइए। अ से फिर आप अज्ञान बना सकते हैं, अयान बना सकते हैं, अगर बना सकते हैं, अजगर बना सकते हैं। ऐसे कोई भी शब्द आप अ से शुरू होने वाले बना सकते हैं। अगर आपका नाम मान लीजिए राम है, तो आप रा से शुरू होने वाले शब्द बना सकते हैं, है ना। तो रा से शुरू होने वाला शब्द रात होता है, ठीक है। रा से शुरू होने वाला शब्द राधे श्याम भी होता है, रा से शुरू होने वाला शब्द राजेश भी होता है। तो ऐसे आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा शब्दों का अभ्यास करें, जो आपके नाम का पहला अक्षर है उससे शुरू होने वाले शब्दों को लिखिए। अगला है, बहुत से जानवरों को बेटा बोझ ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपने कभी कभी मार्केट में देखा होगा, बैलगाड़ी होती है तो ढेर सारा वजन ले जाते हैं और बैल को डंडा मार के चलाया जाता है। जो धोबी होते हैं वो गधे के ऊपर सामान ले जाते हैं। ऐसे और भी जानवर होते हैं जिनको बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे आसपास में कौन कौन बोझ उठाते हैं देखिए और उनके बारे में बताइए। और क्या तुम्हें ये जो बोझा ढोने वाले जानवर से बोझा ढुलवाते हैं वो अच्छा लगता है? तो आप अपना उत्तर बताइए। मैं जैसे बताऊं मेरे हिसाब से कि मुझे जानवरों से बोझा ढोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जहाँ सामान ले जाने के लिए दूसरे साधन है, ऑटो रिक्शा है, लोडिंग रिक्शा है, वहां पर सामान ले जाने के साधनों का, यातायात के साधनों का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बोझा ढोने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे रेगिस्तान में कोई साधन नहीं होता तो वहां इनका उपयोग किया जा सकता है जरूरत के अनुसार। ऐसा बताते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों पर वैष्णो देवी पर जाते हैं तो वहां पर बोझा ढोने के लिए एक प्रकार के घोड़े जैसे जानवर होते हैं जिनको खच्चर कहते हैं, उन पर भी बोझ ढोया जाता है। तो ऐसी कोई जगह है जहां पर और कोई साधन नहीं जाता, कोई वृद्ध आदमी है उससे चला नहीं जाता, कोई यात्री है उसके पास थोड़ा वजन है वो ऊपर लेकर चल नहीं सकता, तो बच्चों वहां पर केवल ऐसा किया जा सकता है। इस कविता को आगे बढ़ाना है, अक्की बक्की करे तरक्की। तो इस कविता को आप आगे अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कुछ भी लाइन जोड़ सकते हैं, है ना। जैसे इसमें क्या लिखा है, अक्की बक्की करे तरक्की, ठीक है। अक्की बक्की करे तरक्की और आगे बढ़ते देख के सबकी, ये एक लाइन मैंने बता दी, आगे बढ़ते देख के सबकी, ठीक है। कभी नहीं वो लेते झपकी, अक्की बक्की करे तरक्की। इस तरह से आप 2-3 लाइन और जोड़िए और इसको आप पूरा कर सकते हैं। इस कविता में ऊंट कितनी बार आया है आप देखो और गिन के बताओ। इस चित्र में देखो कितने ऊंट छिपे हैं, काउंट करो। ऊंट के पीछे भी ऊंट छिपा हुआ है, सबको काउंट करके आपको ध्यान से देखकर बताना है। ये एक्सरसाइज आपके लिए है। इस प्रकार हमने पूरे पाठ पर प्रश्नोत्तर के साथ बहुत अच्छे से चर्चा कर ली है बच्चों। अब आप अपना अभ्यास कीजिए और ये पाठ आपको कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि और भी बाकी इसी तरह के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की जाए, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में सुझाव दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार, आपकी आवश्यकताओं को देखते हुए अपने वीडियो चैनल की क्वालिटी में और सुधार कर सके। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।